नमस्कार दोस्तों, मैं हुनिल, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस में द्वितीय प्रश्न पत्र लिंग विद्यालय एवं समाज के अंतर्गत अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मेरा 7वां और अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, अनौपचारिक शिक्षा की परिभाषा दीजिए। उत्तर है लाबेला के अनुसार विशिष्ट लक्षित जनसंख्या के लिए स्कूल से बाहर संगठित कार्यक्रम है अनौपचारिक शिक्षा। देखिए दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच का जो मार्ग होता है उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में कुछ समय आपके निश्चित होते हैं, कुछ समय आपको निश्चित नहीं होते हैं। कुछ आपके ऊपर बाउंडेशन होती है, कुछ आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं होती है ऐसी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और दोस्तों, जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा विशिष्ट लक्षित जनसंख्या के लिए होती है। और दोस्तों, यह स्कूल से बाहर दी जाती है, एक संगठन के द्वारा दिया जाता है, एक विशेष संगठन के द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाता है जिसमें दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है ताकि जनता को और अधिक साक्षर बनाया जा सके। जो ऐसे लोग हैं, जो प्रौढ़ लोग हैं, जो विद्यालय नहीं आ सकते हैं, जो अपने काम धंधे, घर के घरेलू काम काज, कटाई बुनाई में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को शिक्षित करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। ऐसे लोग जब चाहें तब जाकर स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ आपका समय बाउंडेशन निश्चित होता है। हाँ, इतने बजे कक्षाएं चलेंगी, आप फ्री हो तो आ जाइए। अब देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है आपके सामने, इलिश तथा फ्रेयर के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक विरोधी है। देखिए दोस्तों, जो अनौपचारिक शिक्षा है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का बीच का मार्ग होता है। इसलिए दोस्तों, इलिश तथा फ्रेयर महोदय कहते हैं कि अनौपचारिक जो शिक्षा होती है औपचारिक शिक्षा का विरोधी है। अगला पॉइंट है आपके सामने, कुंबस और अहमद के अनुसार जनसंख्या में विशेष उपसमूह वयस्क तथा बालकों को चुना हुआ इस प्रकार का अधिगम प्रदान करने के लिए औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के बाहर को भी संगठित व्यवस्थित शैक्षिक कार्य अनौपचारिक शिक्षा है। देखिए दोस्तों, जो कुंबस अहमद महोदय कहते हैं कि जो अनौपचारिक शिक्षा है यह औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था के बाहर का एक संगठित कार्यक्रम है, एक संगठन की व्यवस्था है जो अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करती है जनसंख्या को, विशेष जनसंख्या को शिक्षित करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, विद्यालयीकरण के संगठन के प्रमुख बिंदु क्या हैं? उत्तर है दोस्तों आपके सामने, पाठ्यक्रम में निहित दोषों को दूर किया जाना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम में निहित जो दोष है उसको दूर किया जाना चाहिए ताकि बच्चे पाठ्यक्रम को पढ़ें, उनको रुचिकर लगे। दूसरा पॉइंट है, शिक्षा को सैद्धांतिक के अपेक्षा रोजगारोन्मुखी अथवा व्यावसायिक बनाया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो शिक्षा है उसके सैद्धांतिक की अपेक्षा, सिद्धांत को सिद्ध करने की अपेक्षा उसे इस प्रकार बनाया जा सके ताकि अधिक से अधिक जो बालक सीख रहे हैं भविष्य में चलकर वह रोजगार प्राप्त कर सके, व्यवसाय कर सके ताकि अपने जीवन यापन कर सकें। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, पाठ्यक्रम निर्माण में व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल दिया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो पाठ्यक्रम का निर्माण करता होते हैं, जो निर्माण वेदता होते हैं दोस्तों, ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए ताकि जो बालक है वह प्रत्येक बालक एक दूसरे बालक से भिन्न होता है। दोस्तों, जीवन के दो व्यक्ति, जो दुनिया के दो व्यक्ति में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकता, चाहे वह ट्विंस ही क्यों न हो, चाहे वह जुड़वा ही क्यों न हो। तो दोस्तों, पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है दो बालकों के बीच, उनको ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट आपके सामने, सामाजिक सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए विद्यालयीकरण में। और दोस्तों, विद्यालयीकरण के लिए ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक जो ग्रामीण क्षेत्र के जो स्त्री पुरुष है, जो अभिभावक हैं, अपने बच्चों को विद्यालय भेज सके। विद्यालयीकरण का मतलब होता है दोस्तों अधिक से अधिक बच्चों तक शिक्षा की पहुंच या अधिक से अधिक तक बच्चों को विद्यालय में पहुंच। अब दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, अपशिष्ट प्रबंधन की परिभाषा दीजिए। देखिए दोस्तों, अपशिष्ट का मतलब होता है जो कूड़ा करकट होता है, प्रबंधन का मतलब होता है ऐसे उसको ठिकाने लगाना। जो कूड़ा करकट है, जो वेस्ट सामान है, उनको ऐसे स्थान पर पहुंचा देना ताकि कोई व्यक्ति उससे दूषित ना हो सके, उससे सुरक्षित रहे। उत्तर है आपके सामने, टेलर के अनुसार प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना है कि वह कार्य सर्वोत्तम तथा मितव्ययितापूर्ण विधि से किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, टेलर महोदय कहते हैं कि प्रबंधन क्या है? प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या कैसे करना चाहते हैं, आप किसी भी वस्तु का कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कैसे किस प्रकार से उसे प्रबंधित करेंगे ताकि समाज में दूसरे व्यक्ति को वह गलत न लगे, दूसरे व्यक्ति उससे प्रभावित न हो और आपका भी कार्य हो जाए। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट है,
ग्लेयुक के अनुसार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का प्रभावकारी उपयोग ही प्रबंधन है। देखिए दोस्तों, जो संस्था है, संस्था का जो उद्देश्य है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो मानवीय और भौतिक साधनों का प्रभावकारी उपयोग करते हैं व्यक्ति, उसका ठीक ढंग से उपयोग हो, उससे हम प्रबंधन कहते हैं। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट आपके सामने, हेराल्ड क्रूज के अनुसार औपचारिक रूप से संगठित लोगों के समूहों के साथ उनके माध्यम से कार्य करवाने की कला ही प्रबंधन है। देखिए दोस्तों, जो औपचारिक रूप से जो संगठित लोग हैं, ऐसे लोगों को एक ऐसे नियमावली के तहत कार्य किया जाए ताकि किसी को परेशानी न हो, इस कला को हम क्या कहते हैं? इस कला को हम दोस्तों प्रबंधन कहते हैं। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न आपके सामने, अपशिष्टों के कारण बताइए। उत्तर है दोस्तों, अपशिष्ट मतलब दोस्तों हमने आपको बता दिया कूड़ा करकट या वेस्ट सामान जो होते हैं जिसका हम उपयोग नहीं करते उसे हम अपशिष्ट कहते हैं। उत्तर है उद्योग धंधे तथा कारखानों के कारण कच्चा माल तथा निर्माण के पश्चात अपशिष्टों का जमाव। देखिए दोस्तों, उद्योग धंधे जो हैं, जो कारखाने हैं, विभिन्न कारखानों के चलाने के बाद जो कच्चा माल होता है, जो वेस्ट माल होता है दोस्तों, उसे वैसे ही फेंक दिया जाता है, जिससे अपशिष्टों का जमाव हो जाता है और विभिन्न बीमारियां पैदा होती हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, तकनीकी तथा संचार के कारण गाड़ियों, मोटर, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि का प्रयोग अधिकता से हो रहा है, जिससे अपशिष्ट बढ़ते जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, विभिन्न तकनीकी के कारण जो गाड़ियां, मोटर, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि का प्रयोग हो रहा है, जब दोस्तों इसको खराब हो जाता है तो इसको जब फेंक दिया जाता है तो जो यह गाड़ियां, जो तकनीकी उपकरण है, जो हार्डवेयर उपकरण है, यह दोस्तों जल्दी सड़ते गलते नहीं हैं, तो ऐसे अपशिष्ट दोस्तों बढ़ रहे हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में ऐसे अपशिष्टों को ठिकाने लगाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट आपके सामने, सुविधाजनक होने के कारण पॉलीथीन जैसे हानिकारक सामग्री का प्रयोग। देखिए दोस्तों, जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन आपके ज़मीन में पॉलीथीन आपके ज़मीन में कई सैकड़ों वर्ष तक वैसे ही दबी रहती है, वह जल्दी गलती नहीं है, जिसकी वजह से दोस्तों मृदा प्रदूषित होता है। जब मृदा प्रदूषित होगा तो आपके अन्न नहीं उपजेंगे, जब अन्न नहीं उपजेंगे तो व्यक्ति खाएगा क्या। अब दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने, रोजगार के अवसरों की खोज में ग्रामीण शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे शहरों में अपशिष्ट का ढेर एकत्रित हो रहा है। देखिए दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, यह रोजगार की खोज के लिए, रोजगार के अवसर की तलाश के लिए या दोस्तों शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं। जब शहर में जनसंख्या अधिक होगी दोस्तों तो अपशिष्ट जो होंगे वह भी अधिक होंगे शहर में, तो अपशिष्टों का ढेर दोस्तों इस कारण भी लग रहा है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अपशिष्टों के दुष्प्रभाव क्या है। देखिए दोस्तों, जो कूड़ा करकट है इसका दुष्प्रभाव तो बहुत है, आप जानते होंगे, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। पॉलीथीन के नालियों और सीवर में पहुंचने से जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे जल भराव और गंदगी की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों, जो पॉलीथीन होती है यदि वह नाली में चली जाती है, सीवर में पहुंच जाता है, तो इससे जल अधिक इकट्ठा हो जाता है और पास नहीं हो पाता। जब पास नहीं हो पाता तो पानी इकट्ठा होंगे तो मच्छर भी उत्पन्न होंगे, मच्छर उत्पन्न होंगे तो काटेंगे व्यक्ति को, तो मलेरिया और टाइफाइड होगा। यह अपशिष्ट का दुष्प्रभाव है। दूसरा पॉइंट है, वायुमंडल में अपशिष्टों को निस्तारण करने पर जहरीली गैस फैल रही है। देखिए दोस्तों, जब अपशिष्टों का हम जलाते हैं, अपशिष्टों को जलाने के बाद, जो कूड़ा करकट को जलाने के बाद दोस्तों हमारे वायुमंडल में जो अपशिष्ट के निस्तारण करने पर बहुत सारी जहरीली गैस फैल जाती है दोस्तों, जिससे खांसी की बीमारी, दमा की बीमारी इत्यादि बीमारियाँ हो रही हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। देखिए दोस्तों, जो अपशिष्टों की वजह से जैव विविधताएं हैं, विभिन्न स्थानों पर विविधताएं पाई जाती है, चाहे वह सांस्कृतिक रूप से, चाहे वह पर्यावरण के रूप से, तो दोस्तों इसका ह्रास हो रहा है, इसको हानि हो रही है। अब अगला पॉइंट है आपके सामने, ग्लोबल वार्मिंग, हरित गैस प्रभाव, ओजोन परत क्षय तथा ग्लेशियर पर बर्फ पिघलने जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो मनुष्य के लिए चेतावनी है। देखिए दोस्तों, अपशिष्टों के जमाव के कारण इसमें मीथेन गैस निकल रही है, इसमें CFC गैस निकल रही है, विभिन्न हानिकारक गैसों के कारण दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हरित गैस प्रभाव हो रहा है, और दोस्तों ओजोन का क्षय हो रहा है। जो ओजोन की जो परत होती है वह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को वापस भेजती है। यदि वह पृथ्वी पर आ जाए तो व्यक्ति चर्म रोगी हो जाएगा। और दोस्तों तापमान बढ़ने की वजह से, विश्व तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर की बर्फ पिघल रहे हैं, जिससे दोस्तों मनुष्य के लिए चेतावनी भरा है, ताकि दोस्तों यदि ग्लेशियर पिघलकर समुद्र में पहुंच जाएंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। अगला
प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अपशिष्टों की हानियों से बचाव तथा निस्तारण। उत्तर है आपके सामने, कारखानों तथा उद्योग धंधों पर अपशिष्ट इधर उधर फेंकने पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देखो दोस्तों, यदि अपशिष्टों की हानियों से बचाव करना है तो जो उद्योग धंधे हैं इसमें से जो अपशिष्ट, जो कूड़ा करकट निकलते हैं उनको इधर उधर फेंकने के बजाय इकट्ठे किए जाना चाहिए और उसका सही स्थान पर ठिकाने लगाना चाहिए। इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों दूसरा पॉइंट है, प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग न करके इसके स्थान पर कागज या कपड़े की थैलियों का प्रयोग करना। देखिए दोस्तों, प्लास्टिक की थैली अत्यधिक जहरीली गैस उत्पन्न करती है जलाने पर। इसके स्थान पर दोस्तों कागज और कपड़े की थैलियों का प्रयोग किया जा सके। यदि इसे पृथ्वी पर दबा दिया जाए, जमीन में दबा दिया जाए, तो यह दोस्तों फिर से खाद के रूप में कार्य करती है, जो कागज होते हैं, जो कपड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों जो थैलियाँ होती है वह अधिक नुकसानदायक होती हैं। तीसरा पॉइंट है आपके सामने, जनसंख्या को तीसरा पॉइंट है, जन सामान्य को अब कूड़ा करकट को इधर उधर न फेंकने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारी जो जनसंख्या है, हमारे जो व्यक्ति हैं, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति हैं, वह रोड पर जाते हैं, चलते हैं, इधर उधर जो खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, इत्यादि विभिन्न दोस्तों खराब वस्तुएं जो होते हैं वैसे इधर उधर फेंक देते हैं, सड़क पर फेंक देते हैं, जिससे कूड़ा इधर उधर इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों इसे इस प्रकार से जागरूक किया जाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को, ताकि इस अपशिष्टों को अधिक से अधिक सुरक्षित स्थानों पर ठिकाने लगाया जा सके। अगला पॉइंट है दोस्तों, अपशिष्ट से ऊर्जा तथा अन्य सामग्री बनाने हेतु शोध किए जा रहे हैं, जिससे इन्हें पुनः प्रयुक्त किया जा सके ताकि कचरों का अंबार न लगे। देखिए दोस्तों, जो अपशिष्ट है, अपशिष्टों से बिजली ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न साधन, विभिन्न सामग्री शोध किए जा रहे हैं, विभिन्न सामग्री बनाए जा रहे हैं। और दोस्तों अपशिष्टों को पुनः चक्रीकरण किया जा सके, उसका पुनः उपयोग किया जा सके, ऐसे जो तकनीकी है विकसित किया जा रहे हैं, ताकि कचरे का अंबार न लगे, ताकि कचरा अधिक न हो। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अपशिष्ट प्रबंधन में महिलाओं की प्रभावी कार्यकर्ता के रूप में स्थान क्या है। अब दोस्तों उत्तर है आपके सामने, महिलाएं घरेलू कार्यों का संपादन करती है जिससे अपशिष्ट निकलते हैं। देखिए दोस्तों, अपशिष्ट के प्रबंधन में अपशिष्ट को ठिकाने लगाने में महिलाओं की मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि दोस्तों अधिकतर महिलाएं ही घर का कामकाज संभालती हैं, महिलाएं ही प्रभावी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हैं। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट है, घरेलू उपकरणों का प्रबंधन भी महिलाओं के हाथ में होता है, जिससे उपयोग के पश्चात अपशिष्ट की श्रेणी में जाना ही होता है। देखिए दोस्तों, जो घरेलू के विभिन्न उपकरण है उसका जो उपयोग अधिकतर महिलाएं करती हैं। महिलाओं को यह जिम्मेदारी है कि उसका जो प्रबंधन हो, जो कचरे का ठिकाने अधिक से अधिक सुरक्षित स्थान पर लगाया जा सके। तीसरा पॉइंट है, महिलाएं अपने परिवार के प्रति तथा समाज के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, अतः उन्हें अपशिष्ट प्रबंधन से जोड़ा जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा जो महिलाएं होंगी, जो परिवार की जो महिलाएं हैं, अधिकतर साफ सफाई पर ध्यान देती हैं, अधिक समाज के प्रति, सफाई के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। संवेदनशील का मतलब होता है जागरूक होती है। इस प्रकार दोस्तों उन्हें अपशिष्ट प्रबंधन से जोड़ा जाना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों आपके सामने, महिलाएं माता के रूप में भावी पीढ़ियों की प्रथम शिक्षिका होती है, अतः इन्हें अपशिष्ट प्रबंधन में सक्रिय जिम्मेदारी प्रदान करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो माताएं होती है, जो बालक होता है, अधिकतर वह माता के गोद में होता है। माता को ही बालक को सिखाना चाहिए, शुरू से ही माता का कर्तव्य और उत्तरदायित्व होना चाहिए। कोई बालक को जो अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट को प्रबंधन लगाने के लिए उसे सिखाना चाहिए, ताकि वह पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके। तो इसके लिए दोस्तों उत्तरदायित्व किसका होता है, तो महिलाएं की होती है, माताओं की होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अपशिष्ट प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका क्या है। उत्तर है आपके सामने, अपनी रचनात्मकता के द्वारा अपशिष्टों से घरेलू कार्यों को चलाना। देखिए दोस्तों, जो घरेलू अपशिष्ट है इनको महिलाएं क्या करती है, अधिकतर नया कार्य का सृजन कर देती हैं। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ बोतल पाए जाते हैं, बोतल का महिलाएं ऐसे ऐसे सजावटी कार्य बना दी जाती है, ऐसे ऐसे सजावटी सामग्री बना देती हैं जो समाज में, जो अपने घर में पुनः उसका उपयोग किया जा सके। दूसरा पॉइंट है आपके सामने, घरेलू अपशिष्टों का निस्तारण समुचित ढंग से करना। जो घरेलू अपशिष्ट निकल रहे हैं, जो घरेलू कूड़ा करकट निकल रहे हैं, उसका अच्छे से समुचित ढंग से उसका उपयोग किया जा सके। अगला पॉइंट है दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो शीघ्रता से विघटनशील नहीं है उन्हें महिलाएं प्रयुक्त नहीं करती। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल्दी से विघटित नहीं होते हैं, जो वातावरण में दूषित अधिक करते हैं, ऐसे सामानों का प्रयोग महिलाएं नहीं करती हैं। अगला पॉइंट है, पर्यावरण और स्वास्थ्य रक्षा हेतु पर्यावरण प्रदूषण के तत्वों की रोकथाम में सहायता करना। देखो दोस्तों, पर्यावरण स्वास्थ्य की रक्षा हेतु पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए महिलाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं। अगला पॉइंट है, इको फ्रेंडली का प्रयोग कर महिलाएं अपशिष्टों की रोकथाम कर रही हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है
अगला प्रश्न आपके सामने, अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता क्या है? उत्तर है दोस्तों आपके सामने, महिलाओं को अपशिष्ट प्रबंधन को सरल तरीके से अवगत कराना तथा प्रशिक्षित करना। यदि दोस्तों महिलाएं अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जागरूक हो जाएंगी, यदि प्रशिक्षित हो जाएंगी, तो वह उसका अधिक से अधिक अपशिष्ट प्रबंधन का ठीक तरह से उसका प्रयोग कर सकेंगी, उसका ठीक तरह से अपशिष्टों का ठिकाने लगा सकेंगी। अगला पॉइंट है आपके सामने, अपशिष्ट से होने वाले दुष्प्रभावों तथा पहचान हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना। महिलाओं को जो अपशिष्टों से दुष्प्रभाव निकल रहे हैं उसका पहचान किया जाए, उनको बताया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, इसकी क्या हानियां हैं, क्या दुष्प्रभाव हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, पाठ्यक्रम में अपशिष्ट प्रबंधन को वैकल्पिक तथा अनिवार्य दोनों ही प्रकार से स्थान प्रदान करना। देखिए दोस्तों, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, पर्यावरण जागरूकता के लिए अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अनिवार्य विषय के रूप में या अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में आपके पाठ्यक्रम में इसको स्थान दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है आपके सामने, पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा अपशिष्ट निस्तारण तथा पुनः उपयोग के विषय में ज्ञान प्रदान करना। देखिए दोस्तों, महिलाएं अधिकतर जो अपशिष्ट निकल रहे हैं उसका दोबारा उपयोग कर लेती हैं दूसरे कार्यक्रम में, दूसरे कार्य के लिए, तो इसका दोस्तों अधिक से अधिक ज्ञान दिया जा सके। अगला प्रश्न है आपके सामने, पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने के सामान्य उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, उत्तर है आपके सामने, प्रकृति के जल संसाधनों की समाप्ति से होने वाले खतरों के विषय में जागृति उत्पन्न कर इनके संचय की प्रवृत्ति विकसित करना। देखिए दोस्तों, पर्यावरण की शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्य यह कारण होता है कि यह सामान्य उद्देश्य होना चाहिए कि जो प्रकृति पर विभिन्न संसाधन हैं वह हमारे पास सीमित है, जैसे कि पेट्रोल डीजल हमारे पास सीमित है। ऐसे साधनों को महिलाओं को इस प्रकार से उपयोग करने के लिए बताना कि जो ये सीमित साधन है इसका आपको सीमित उपयोग करना है, ताकि हमारे जो भावी पीढ़ी है उनके लिए यह साधन उपलब्ध रहे, बच सके। दूसरा पॉइंट है आपके सामने, प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु को सुरक्षित एवं संतुलित रखने में सहायता प्रदान करना। देखिए दोस्तों, जो प्रकृति में हमारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, ये दोस्तों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं और प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। यदि प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है दोस्तों, तो इससे भूकंप, बाढ़ या और अप्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, जिससे मनुष्य को हानियां उत्पन्न होती हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, पर्यावरण प्रदूषण करने वाले कारकों से परिचय कराकर प्रदूषण रोकथाम में सहायता करना। देखिए दोस्तों, महिलाओं को पर्यावरण से होने वाले जो प्रदूषण के कारक हैं इससे परिचित कराया जा सके, जिससे प्रदूषण के रोकने में सहायता हो सके। अगला पॉइंट है, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में मनुष्य की भूमिका से अवगत कराना। अब दोस्तों अगला पॉइंट है आपके सामने, अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य क्या है? उत्तर है दोस्तों आपके सामने, पर्यावरण प्रदूषण तथा असंतुलन के कारण होने वाली बीमारियां और उसके बचाव से अवगत कराना। देखिए दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा का जो विशिष्ट उद्देश्य होता है, जो मुख्य उद्देश्य होता है, वह उद्देश्य यह होता है कि पर्यावरण के प्रदूषण से असंतुलित होने के कारण जो विभिन्न बीमारियाँ उत्पन्न होती है, इन बीमारियों के बचाव के लिए सबको अवगत कराना कि पर्यावरण यदि संतुलित रहेगा तो बीमारियां उत्पन्न नहीं होंगी, असंतुलित रहेगा तो बीमारियां उत्पन्न होंगी, जिससे सभी लोग प्रभावित होंगे। अगला पॉइंट है, धुएं तथा कोहरे के कारण विषैली गैसों का आवरण बना रहा है, उससे ऑक्सीजन में कमी हो रही है, अतः इसकी रोकथाम करना। देखिए दोस्तों, विभिन्न धुएं के कारण अधिकतर दोस्तों हमारे गाँव में चूल्हे पर ही भोजन बनाए जाते हैं, तो धुएं के कारण, कोहरे के कारण विभिन्न जहरीली गैस होते हैं वह वातावरण में घुल जाते हैं, जिससे दोस्तों ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसको रोकना मुख्य कार्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण का। अगला पॉइंट आपके सामने, अम्लीय वर्षा जैसी परिस्थितियों से निपटना और हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। देखिए दोस्तों, अम्लीय वर्षा कैसी होती है? जब हम अधिक से अधिक जहरीली गैसों का वातावरण में घोल देते हैं तो यह जहरीली गैसें ऊपर से फिर वापस पृथ्वी पर आती है दोस्तों। तो इससे क्या होती है, वर्षा के रूप में जब पृथ्वी पर आती है तो यह अम्लीय होती हैं। अम्लीय होने के कारण जो पृथ्वी पर जो उपजाऊ भूमि होती है उसे वह नष्ट कर देती हैं, जिससे दोस्तों जो उपजाऊ भूमि होती है वह खराब होती है और हमारा फसल उत्पादन खराब होता है। अगला पॉइंट आपके सामने, मरुस्थलीकरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, निर्वनीकरण, ओजोन परत का क्षय इत्यादि हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिए जागरूकता लाना। देखिए दोस्तों, मरुस्थलीकरण, अधिक से अधिक जो मरुस्थल का निर्माण हो रहा है पेड़ों की कटाई की वजह से, ग्रीन हाउस प्रभाव जो हो रहा है, विश्व तापन जो बढ़ रहा है, निर्वनीकरण जो अधिक से अधिक वनों के काटा जा रहा है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है, इससे क्या बीमारियां होंगी, क्या इसके दुष्प्रभाव होंगे, इसके रोकथाम के लिए दोस्तों जागरूकता सभी को प्रदान करना, ताकि सभी लोग जागरूक हो सके, ताकि सभी लोग सुरक्षित रख सके पर्यावरण को। तो दोस्तों वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।